गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हाईपाई स्टडी के ऑनलाइन मंच पर। मैं आपका अपना दोस्त, आपका साथी इंजीनियर एस.के. राठौड़ एक बार फिर आपके साथ ज्योग्राफी की सीरीज के अंदर राजस्थान का सामान्य परिचय के अंदर जो अपना चल रही है अपनी श्रृंखला, उसको वापस क्रमबद्ध करते हुए राजस्थान का सामान्य परिचय का भाग 6 आपके सामने लेकर आया हूं। देखो, लगभग अपने राजस्थान के जनरल इंट्रोडक्शन के 4-5 पार्ट अपने पूरे हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत अपने 5वें पार्ट में लास्ट अपन ने देखा था राजस्थान का अक्षांश तथा देशांतर किस तरीके से फैला है और कहां से कहां तक फैला हुआ है। जो देखो, आज जो हम स्टार्ट करेंगे तो राजस्थान के सामान्य परिचय में उस टॉपिक की जो राजस्थान के सामान्य परिचय में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करता है, उसका नाम है दोस्तों अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा। देखो, राजस्थान की जो अगर अपन बात करें ना दोस्तों की सीमा विस्तार तो अपन देख चुके हैं कि अक्षांश और देशांतर विस्तार। अब अपन बात करेंगे दोस्तों की सीमा का विस्तार कहां से है और कहां कहां पर। एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सीमाएं जो होती है ना दोस्तों, वो सीमा वास्तव में कितने टाइप की होती है। तो सीमा जो होती है दोस्तों कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। यानी कि सीमा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि यहां पर जैसे अपना भारतीय भूभाग है और इस भारत के दक्षिणी साइड के अंदर यहां पर एक महासागर लगता है और उस महासागर का नाम है दोस्तों कौन सा? हिंद महासागर। और हिंद महासागर के यहां पर अगली जो एक खाड़ी लगती है दोस्तों, और उस खाड़ी का नाम था अपने कौन सी? बंगाल की खाड़ी। और यहां जो एक सागर लगता है मित्रों, और उस सागर का नाम था कौन सा? अरब सागर। यानी कि यहां पर गुजरात के अंदर एक स्थान लगता है कच्छकारण, और ये कच्छकारण नामक स्थान मेरे साथियों कौन से राज्य में लगता है? गुजरात। इस गुजरात के कच्छकारण गुजरात से लगा करके दक्षिण के अंदर अपन यहां पर चलते हैं तो तमिलनाडु राज्य आता है, और इस तमिलनाडु के अंदर यहां पर आपका एक स्थान आता है दोस्तों, और उस स्थान का नाम है कौन सा? कन्याकुमारी। बताओ, कन्याकुमारी कौन से राज्य के अंदर है? तमिलनाडु। फिर वापस कन्याकुमारी तमिलनाडु से लगा करके पश्चिमी बंगाल के अंदर यहां पर पश्चिमी बंगाल एक राज्य लगता है, और पश्चिमी बंगाल का राज्य के अंदर एक जिला लगता है दोस्तों, उस जिले का नाम है अपने 24 परगना। इस 24 परगना जो दोस्तों अपने पश्चिमी बंगाल का एक जिला लगता है, यहां तक अगर चलते हैं तो यहां पर अपने भारत के तीनों ओर, यानी कि भारत के दक्षिण के अंदर तो हिंद महासागर सीमा बनाता है, और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी सीमा बनाती है, और भारत के पश्चिम में कौन सा सागर सीमा बनाता है मित्रों? अरब सागर। यानी कि ये जो सीमा होती है ना दोस्तों यहां पर दक्षिणी भारत के अंदर, और ये सीमा जो लगती है मित्रों, वो बताओ कौन सी सीमा लगती है? जलीय सीमा। और ध्यान रखना, जलीय सीमा पर स्थित टोटल भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य। यानी कि गुजरात से लगाकर तमिलनाडु और तमिलनाडु से लगाकर के पश्चिमी बंगाल, यहां तक जलीय सीमा लगती है, और इस जलीय सीमा पर कुल राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 राज्य है, ठीक है ना। क्लियर यहां तक? अब देखना, जब आप वापस यहां से, अगर मैं कहता हूं कि दोस्तों कि जब आप गुजरात से लगा करके वापस पश्चिमी बंगाल यानी उत्तर भारत की ओर चलते हो, तो आपको उत्तर भारत में देखने को मिलता है दोस्तों कि यहां पर आपका वापस जम्मू कश्मीर आता है, और जम्मू कश्मीर के बाद में साथियों जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद इधर आपका नेपाल, और इधर चीन, और ये आपका आ गया भूटान, और इधर म्यांमार होते हुए वापस आप जब बांग्लादेश को टच करते हो मेरे साथियों, तो यहां जो आपके एक देश लगता है इधर, यहां जो देश है दोस्तों कौन सा है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जो ऊपर है दोस्तों उस देश का नाम क्या लगता है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के यहां पर एक देश कौन सा लगता है? चीन। और चीन के नीचे यहां पर कौन सा लगता है? नेपाल। और नेपाल के बाद लगता कौन सा? भूटान। और यहां पर आ जाएगा अपने म्यांमार। और दक्षिण के अंदर यहां पर एक देश और लगता है मेरे साथियों, विद्वान साथियों, जिस देश का नाम क्या है? बांग्लादेश। यानी कि यहां पर दोस्तों टोटल देशों की संख्या कितनी है? 7 देश है, और यही 7 देशों मिलकर के आपके भारत के साथ में एक नवीनतम सीमा का निर्माण करते हैं, और ये सीमा बताओ कौन सी सीमा कहलाती है? स्थलीय सीमा कहलाती है। यानी कि समझ गए होंगे, मैं बता रहा हूं कि आपको जो सीमा होती है मेरे साथियों, वो सीमा आपके बराबर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है।
सबसे जो पहले वाली जो सीमा होती है वो कौन सी सीमा कहलाती है? स्थलीय सीमा। और दूसरी कौन सी कहलाती है? जलीय सीमा। और स्थलीय सीमा पर स्थित टोटल देशों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। क्लियर यहां तक? अब देखो, इन 7 देशों को याद करने की ट्रिक है दोस्तों कि बचपन के अंदर मेरा एक सपना था। और बचपन के अंदर सपना क्या था? तो बचपन के अंदर सपना था कि मैं क्या कर लूं, अपने तो एमबीए कर लूं। यानी बचपन के अंदर सपना था एमबीए करने का। यानी ब से देश का नाम क्या हो गया दोस्तों? बांग्लादेश। ये हो गया अपना बांग्लादेश। च से देश का नाम क्या हो गया? चीन। प से देश का नाम क्या हो गया? पाकिस्तान। न से देश का नाम क्या हो गया? नेपाल। और एम से देश का नाम क्या हो गया? म्यांमार। और यहां पर बी से देश का नाम क्या हो गया? भूटान। और यहां पर ए से एक देश का नाम क्या हो गया मेरे साथियों? उस देश का नाम है अपने अफगानिस्तान। ये टोटल अपने 7 देश है। यानी कि 7 देश जो है ना, इसे मित्रों जो आपके साथ में भारत देश के साथ में बताओ कौन सी सीमा का निर्माण करते हैं? स्थलीय सीमा। ठीक है ना? और इन स्थलीय सीमा पर टोटल देशों की संख्या कितनी है? 7। और 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। जबकि दूसरी सीमा कौन सी लगती है? जलीय सीमा। और जलीय सीमा पर राज्य 9 है। गुजरात के कच्छ के रण। यहां पर आपको 2 हिस्सा दिखेगा मेरे साथियों। पहला तो यहां दिखेगा, ये चीज तो कहलाती है अपने कच्छ का रण। यानी एक चीज ध्यान रखना, कच्छ का रण अरब सागर का पार्ट है। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी किस सागर के पार्ट है? हिंद महासागर। तो इस कच्छ का रण गुजरात से प्रारंभ होगा। और इस कच्छ का रण गुजरात से प्रारंभ होकर के वापस 24 परगना जिला पश्चिमी बंगाल तक जो आपकी सीमा लगेगी, वो वाली सीमा कौन सी कहलाएगी? जलीय सीमा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मैं बात करता हूं मेरे साथियों की राजस्थान की, कि राजस्थान के साथ बताओ कौन सी सीमा लगती है, तो राजस्थान के साथ में बताओ जलीय सीमा लगती है, स्थलीय सीमा। तो राजस्थान के साथ ध्यान रखना मेरे साथियों, केवल और केवल कौन सी सीमा लगती है? स्थलीय सीमा। और ये स्थलीय सीमा किस तरीके से है अपने राजस्थान के साथ, वो अपन को मुख्य रूप से पढ़ना है। तो यहां तक आप सभी के क्लियर हो गया होगा। तो अपन आगे की ओर चलते हैं और अब अपने पढ़ेंगे अपन राजस्थान की स्थलीय सीमा। देखो, वास्तव में राजस्थान की स्थलीय सीमा को भी अगर मैं लेके चलता हूं तो ध्यान रखना मेरे साथियों, राजस्थान की स्थलीय सीमा को भी वापस पुनः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है राजस्थान की स्थलीय सीमा? तो देखो एक बार, ये अपना जैसे कि छोटा सा अपन राजस्थान के मैप पर समझते हैं। देखना इधर, ये अपना राजस्थान है, यहां पर ये इधर राजस्थान की दिशाएं लिख देता हूं, उत्तर दिशा। और यहां पर कौन सी होगी दोस्तों? दक्षिण दिशा। और यहां पर जो दोस्तों दिशा, ये दिशा कौन सी हो गई? पूर्व दिशा। और यहां जो दिशा है ये कौन सी हो गई? पश्चिम दिशा। अब अपन पढ़ रहे अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा। राजस्थान की स्थलीय सीमा, तो देखो राजस्थान की स्थलीय सीमा की अगर मैं बात करता हूं ना, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की अगर बात करें अपन, तो यहां पर श्री गंगानगर जिला लगता है। और अगर अपन गंगानगर से प्रारंभ करते हैं और गंगानगर से प्रारंभ करके वापस जाते हैं अपने यहां धौलपुर, धौलपुर से सीधा घूमकर दक्षिण में, फिर पश्चिम, और वापस अपन पुनः कहां पर आते हैं? गंगानगर। तो यहां पर जो आपके स्थलीय सीमा दोस्तों, उस स्थलीय सीमा की जो टोटल लंबाई आएगी ना, वो बताओ टोटल लंबाई कितने किलोमीटर आएगी? तो वो आएगी अपने 5920 किलोमीटर आपके लंबाई आएगी। ये केवल मैं आपको स्थलीय सीमा की लंबाई बता रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो स्थलीय सीमा है ना मेरे साथियों, वो स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई, यानी गंगानगर से प्रारंभ करते हो, चारों तरफ घूम करके आते हो, यहां से लगा करके वापस दक्षिण पश्चिम से होते हुए वापस कहां तक जाओगे? गंगानगर। तो स्थलीय सीमा की दोस्तों टोटल लंबाई कितनी आएगी? 5920 किलोमीटर। और इसी 5920 किलोमीटर में से ध्यान रखना दोस्तों, 1070 किलोमीटर जो सीमा लगती है, वो बताओ दोस्तों कि यहां पर आपका एक देश कौन सा लगता है? पाकिस्तान। इस पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है जो वास्तव में गंगानगर से लगा करके
के दक्षिण के अंदर यहाँ पश्चिमी साइड के अंदर आपका एक जिला लगता है दोस्तों, और उस जिले का नाम क्या है? बाड़मेर। इस बाड़मेर गंगानगर से लगाकर बाड़मेर तक आपके कौन सा देश सीमा बनाता है? पाकिस्तान। और यहां जो ये सीमा लगती है दोस्तों वो कितने किलोमीटर है? 1070। इस 5920 में से 1070 किलोमीटर जो सीमा है वो बताओ किस देश से लगती है? पाकिस्तान के साथ। और यही सीमा कहलाती है दोस्तों आपके एक अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। कौन सी सीमा कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। यानी कि ध्यान रखना, अगर मैं केवल स्थलीय सीमा की बात करूं तो स्थलीय सीमा के अंदर गंगानगर से चल करके टोटल सीमा की लंबाई तो आपके 5920 किलोमीटर है, लेकिन गंगानगर से बाड़मेर तक आपका कौन सा देश सीमा बनाता है? पाकिस्तान, जिसकी टोटल लंबाई कितने किलोमीटर है? 1070। और ये वाली सीमा कौन सी कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई दोस्तों बताओ कितना किलोमीटर होगा? 1070 किलोमीटर। जबकि गंगानगर के उत्तर साइड के अंदर देखें तो आपका पंजाब राज्य सीमा बनाता है, और यहां से इधर देखें तो आपका एक राज्य दोस्तों, और उस राज्य का नाम क्या है? हरियाणा। और हरियाणा के इधर साइड में चलते हैं तो यहां पर आपका एक राज्य सीमा बनाता है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद में दक्षिण पूर्वी साइड में एक राज्य है, कौन सा? मध्य प्रदेश। और दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दिशा के अंदर एक राज्य कौन सा है? गुजरात। ये 5 राज्य है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। ये पांचों राज्य जो मिलकर के सीमा बनाते हैं दोस्तों, बताओ ये वाली जो सीमा होगी, ये वाली सीमा बताओ कौन सी कहलाएगी? अंतर्राज्यीय सीमा। और इस अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर में से कितने किलोमीटर है? 4850 किलोमीटर है। यानी कि टोटल लंबाई की जो सीमा की लंबाई है ना, गंगानगर से लगा करके पुनः गंगानगर तक अगर आप चलते हो तो जो इसकी टोटल लंबाई आएगी ना दोस्तों, वो टोटल लंबाई कितनी आएगी? 5920 किलोमीटर। इस 5920 किलोमीटर में से स्थलीय सीमा को पुनः बताओ दोस्तों कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों के अंदर। एक तो बताओ कौन सी सीमा कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, जो कौन से देश से लगती है? पाकिस्तान, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। और दूसरे नंबर की सीमा बताओ कौन सी लगती है? अंतर्राज्यीय सीमा। और इस अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर, जो वास्तव में मेन रूप से आपके ध्यान रखना मेरे साथियों कितने राज्यों से लगती है? 5। और 5 राज्य कौन कौन है? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। यानी पहला तो हो गया दोस्तों पंजाब, प्लस दूसरा कौन सा हो गया? हरियाणा। हरियाणा के बाद कौन सा हो गया? यूपी। और यूपी के बाद कौन सा हो गया? एमपी। और एमपी के बाद राज्य कौन सा है? गुजरात। ये 5 राज्य मिलकर के आपकी कौन सी सीमा बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा। और इसकी लंबाई 4850 किलोमीटर है। अब अपन को समझना है कि पहले अपन किस सीमा को पढ़ेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और फिर अपन बताओ दोस्तों किसे पढ़ेंगे? अंतर्राज्यीय सीमा को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है ना? अब देखो सुनो, सबसे पहले अपन बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो दोस्तों किस देश से लगती है? पाकिस्तान। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर मैं बात करता हूं तो उसकी टोटल लंबाई कितने किलोमीटर है? 1070। जबकि अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4850। और अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्य, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। देखो ये अपना उत्तर दिशा है और ये अपने दक्षिण दिशा है, और इधर अपने पूर्व दिशा है, और ये अपना पश्चिमी साइड है। क्यों? ठीक है ना? हो गया? ओके। अब देखो यहां मित्रों एक जगह लगती है अपने, जिसका नाम है अपने कौन सा? श्री गंगानगर। गंगानगर। एक चीज ध्यान रखना, पहले भारत और पाकिस्तान सेम थे, ठीक है ना? अगर अपन बात करें ना दोस्तों, तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था ना, भारत प्लस पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था?
तो थोड़े से ध्यान रखना, भारत पाकिस्तान का अपना जो भारत देश आजाद हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जबकि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था दोस्तों वो हुआ था अपने कब 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, फिर अपना भारत आजाद हुआ था। ध्यान रखना, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 14 अगस्त 1947 को, और 14 अगस्त 1947 के बाद ध्यान रखना मेरे साथियों 17 अगस्त 1947 के अंदर एक रेखा खींची थी भारत और पाकिस्तान के मध्य, और वो रेखा खींची गई थी अपने एक व्यक्ति था जिसका नाम था दोस्तों सर सिरिल रेडक्लिफ नाम का एक व्यक्ति था, और इसी सर सिरिल रेडक्लिफ नामक व्यक्ति के आधार पर भारत पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उस रेखा को अपने कौन सी रेखा कहते हैं, रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। देखो, भारत पाकिस्तान अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ। यहां लगता है आपका एक देश दोस्तों जिसका नाम क्या लगता है, पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था, 14 अगस्त 1947, और यहां पर रेखा कब खींची थी, 17 अगस्त 1947, और उस व्यक्ति का नाम क्या था, सर सिरिल रेडक्लिफ। इस सर सिरिल रेडक्लिफ नामक व्यक्ति के द्वारा ध्यान रखना मेरे साथियों भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण या सीमा रेखा खींची गई। इस रेडक्लिफ रेखा की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो भारत में यानी कि भारत में इसकी जो टोटल लंबाई है, भारत के अंदर रेडक्लिफ रेखा की टोटल लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, तो भारत के अंदर इसकी लंबाई टोटल 3323 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर, जो वास्तव में कितने राज्यों से लगती है, तो वो लगती है दोस्तों अपने रेडक्लिफ रेखा की 3323 किलोमीटर जो लंबाई है वो जम्मू एंड कश्मीर वाला केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। इससे पहले लद्दाख से लगती है, लद्दाख केंद्र शासित, दो तो केंद्र शासित है, फिर आपके पंजाब राज्य से लगती है, पंजाब के बाद आपके राजस्थान से लगती है, और राजस्थान के बाद बताओ दोस्तों किस राज्य से लगती है, गुजरात के साथ लगती है। इन 5 यानी कि 2 तो केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग हो गए तो दोनों के दोनों क्या बन गए, अपने केंद्र शासित प्रदेश। इन दोनों के साथ भी अपने कौन सी सीमा रखती है, रेडक्लिफ। फिर अपने पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन तीनों राज्य तथा इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को अगर मिलाते हैं तो रेडक्लिफ रेखा की लंबाई कितनी आती है, 3323 किलोमीटर, जिनमें से केवल अगर अपन राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान के साथ में इस रेडक्लिफ रेखा की दोस्तों बताओ कितने किलोमीटर लंबाई आएगी, 1070 किलोमीटर लंबाई आएगी। ठीक है ना, तो यहां पर यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 14 अगस्त 1947, और इनके मध्य रेखा कब खींची थी, 17 अगस्त 1947, और इनके मध्य रेखा का नाम क्या था दोस्तों, रेडक्लिफ रेखा। और किस व्यक्ति के द्वारा खींची गई थी, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। और रेडक्लिफ महोदय के द्वारा जो खींची थी, भारत में उसकी लंबाई टोटल कितने किलोमीटर थी दोस्तों, 3323 किलोमीटर थी, और 3323 किलोमीटर में से 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों के साथ सीमा लग रही थी। अब अपन को मेन पढ़ना है कि पाकिस्तान और राजस्थान के साथ जो सीमा लगती है, देखो यहां पर, यहां से जब अपन ऊपर में पंजाब आ गया, उत्तरी साइड के अंदर आपका राज्य कौन सा है, पंजाब। ठीक है ना साहब, पंजाब से जब दक्षिण के अंदर आओगे तो आपका राजस्थान स्टार्ट होता है, और राजस्थान के अंदर जहां से रेडक्लिफ रेखा प्रवेश करती है वहां पर ध्यान रखना मेरे साथियों एक जिला कौन सा लगता है, श्री गंगानगर। और इस गंगानगर के अंदर ध्यान रखना एक जगह लगती है यहां पर, और उस स्थान का नाम है कौन सा, अपने तो जगह का नाम है मेरे साथियों हिंदू मलकोट नामक स्थान है। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि रेडक्लिफ रेखा का वास्तव में राजस्थान में प्रवेश कौन सी जगह पर होता है, हिंदू मलकोट। और ये हिंदू मलकोट नामक स्थान बताओ कौन से जिले के अंदर है, श्री गंगानगर। और फिर नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपका अगला जिला बताओ कौन सा आएगा, बीकानेर। और बीकानेर के बाद जो अगला जिला आएगा उस अगले जिले का नाम बताओ कौन सा आएगा, जैसलमेर। और जैसलमेर के दक्षिण के अंदर जो अगला जिला आएगा उस जिले का नाम क्या है, बाड़मेर। और बाड़मेर में आकर के इस रेखा का अंत हो जाता है, और रेखा का अंत होकर के बताओ रेखा अगला कौन से राज्य में प्रवेश कर जाती है, गुजरात।
और जहां से इस रेड क्लिफ रेखा का अंत होता है ना, वहां पर एक दोस्तों एक गांव लगता है और उस गांव का नाम है अपने बाखासर गांव। कौन सा गांव है? बाकासर। और ये बाकासर नामक जो गांव है मेरे विद्वान साथियों, ये एक तहसील लगती है जिसका नाम है अपने साहगढ़ नाम की तहसील है। और बताओ साहगढ़ नाम की तहसील राजस्थान की कौन से जिले में लगती है? बाड़मेर में लगती है। ठीक है ना? यानी कि मेरे साथियों मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ सीमा कितने किलोमीटर लगती है? 1070 किलोमीटर। ठीक है ना? और रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? हिंदूमल कोट। और बताओ हिंदूमल कोट कौन से जिले में लगता है? श्री गंगानगर के अंदर। और अंतिम गांव का नाम क्या लगता है? बाखासर गांव। और तहसील कौन सी लगेगी? साहगढ़ तहसील। और यहां पर बताओ जिला कौन सा लगेगा? बाड़मेर लगेगा। अब टोटल लंबाई अगर 1070 किलोमीटर है तो इसमें से गंगानगर के साथ लगभग दोस्तों 210 किलोमीटर की सीमा लगती है। गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर लगती है। बीकानेर के साथ दोस्तों कितने किलोमीटर सीमा लगती है? 168 किलोमीटर की सीमा बीकानेर के साथ लगती है। लगभग दोस्तों 464 जो किलोमीटर की सीमा है ना, वो 464 किलोमीटर की जो सीमा है मेरे साथियों, वो बताओ किसके साथ लगती है? जैसलमेर। और लगभग ध्यान रखना दोस्तों 228 किलोमीटर की जो सीमा है, वो 228 किलोमीटर की सीमा किस जिले के साथ लगेगी? बाड़मेर। यानी कि राजस्थान के टोटल कितने जिले अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान के साथ टच होते हैं? 4। कौन कौन से है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। आप रट्ठो मत इसे, सीधा सीधा मेरे साथ में 2-3 बार बोलने का प्रयत्न करो, अपने आप ही याद हो जाएगी। जैसे कि ऊपर से चलोगे गंगानगर, देखो मैप ध्यान रखना, अगर मैप याद रखोगे ना तभी ये जिलों का क्रम याद होगा, वरना नहीं होगा। देखो ऊपर से चलोगे, पहला कौन आएगा? गंगानगर, फिर कौन आएगा? बीकानेर, फिर कौन आएगा? जैसलमेर, फिर कौन सा आएगा? बाड़मेर। बाड़मेर में अंतिम गांव को नाम क्या है? बाकासर गांव। तहसील को नाम क्या है? साहगढ़। जिला को नाम क्या है? बाड़मेर। और जिस जगह पर राजस्थान का मीना प्रवेश करीना है वो स्थान को नाम क्या है? हिंदू मलकोट। और हिंदू मलकोट नामक जगह का जिला का मीना है श्री गंगानगर का मीना है। और राजस्थान का टोटल कितना जिला सीमा बना रहा? कितना? 4 जिला सीमा बना रहा, पूरा 4 जिला। पहलो जिलो गंगानगर, कितना किलोमीटर? 210। दूसरो जिलो बीकानेर और कितना किलोमीटर? 168। तीसरो जिलो जैसलमेर, कितना किलोमीटर? 464। और चौथो जिलो बाड़मेर, बताओ कितना किलोमीटर? 228 किलोमीटर है। ध्यान रखना प्रवेश किस जगह से कर रही है? हिंदू मलकोट से। अंत कहां हो रहा है? बाकासर गांव, साहगढ़, बाड़मेर, बाकासर, साहगढ़, बाड़मेर, बाकासर, साहगढ़। देखो अने सीधो सीधो ध्यान रखना, थाने सिर्फ यही ध्यान रखना। देखो बिग बाजी ध्यान रखना, बिग बाजी, बिग बाजी, बिग बाजी, बिग बाजी। बिग बाजी से बीकानेर, बीकानेर हो गया, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। ये एक तरीके से इनका आरोही क्रम हो गया, आरोही क्रम। आप अगर को पूछे ना कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जिलों का कौन सा क्रम बताओगे? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम जो होता है ना, बढ़ते हुए क्रम। इस बढ़ते हुए क्रम को ही ध्यान रखना, कौन सा क्रम कहते हैं? आरोही क्रम। और उल्टा कर दोगे तो वो हो जाएगा अवरोही क्रम। तो था ना कोई पूछेगा भाई कि गुरुदेव ये जो 4 जिला है पाकिस्तान के साथ जो सीमा बना रहा है, ये 5 ही जिलों को आरोही क्रम क्षान होगा। तो आरोही क्रम तो कुछ नहीं है, आरोही क्रम सबसे कम लगती है, फिर ज्यादा किसकी लगती है, फिर ज्यादा किसकी लगती है, फिर ज्यादा, यानी जो कम से ज्यादा की ओर जाना, यानी सबसे कम बताओ किसकी लग रही है? बीकानेर, कितना किलोमीटर है? 168। फिर लग रही है गंगानगर 210, फिर लगती है बाड़मेर 228, फिर जैसलमेर 464। और ये बिग बाजे, शॉर्ट में ध्यान रखोगे बिग बाजे, बिग बाजे। और क्रम कौन सा हो जाएगा? आरोही क्रम। अब जो यहां से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न का कैसे बनता है, सबसे पहले पूछेगा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? जैसलमेर। देखो दिख रहा वैसे ही, सर्वाधिक सीमा जैसलमेर बनाता है। कितने किलोमीटर बनाता है? 464। और न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? बीकानेर। कितना किलोमीटर है? 168। दूसरा सीमा यह पूछेगा कि पाकिस्तान पर सीमा पर स्थित सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा जिला भी आप कौन सा बताओगे अपने? तो जैसलमेर बताओगे। और अगर दूसरा प्रश्न ये पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताओ सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला जो होगा दोस्तों वो होगा अपने कौन सा? श्री गंगानगर होगा।
सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? जैसलमेर। सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? श्रीगंगानगर। तीसरा प्रश्न यह बनेगा कि पाकिस्तान की सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय यानी कलेक्टर का जो कार्यालय होता ना, जिला मुख्यालय, ये जिला मुख्यालय, मुख्यालय जिला जो मुख्यालय होता ना, ये मुख्यालय कहाँ का है? तो जिला मुख्यालय जो सबसे नजदीक है, वो सबसे नजदीक जिला मुख्यालय तो दोस्तों बताओ कौन से जिले का होगा? श्री गंगानगर। और अगला प्रश्न ये पूछेगा पाकिस्तान की सीमा के सबसे दूर जिला मुख्यालय, सबसे दूर जिला मुख्यालय वो बताओ कौन से जिले का है? तो मुख्यालय वो वापस बताओ दोस्तों कौन से जिले का है? तो वो आपको बताना पड़ेगा श्री गंगानगर का, बीकानेर, सॉरी बीकानेर। यानी कि 6 प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले तो ज्यादा कौन बनाता है? जैसलमेर। कितना किलोमीटर है? 464। न्यूनतम कौन बनाता है? बीकानेर। और कितने किलोमीटर है? 168। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे छोटा जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? गंगानगर। और सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 4 प्रश्न है। बड़ा जिला जैसलमेर, छोटा जिला गंगानगर, बड़ा जैसलमेर, छोटा गंगानगर, सबसे नजदीक, इस सीमा के सबसे नजदीक है श्री गंगानगर, और सीमा के सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा होगा? बीकानेर। इसको ऐसे ही याद करने का प्रयास करना, थोड़ा सा हो जाएगा आपको। देखो अब आपको यह पूछेगा कि बताओ पाकिस्तान जो है, इस पाकिस्तान में जैसे कि राजस्थान के 4 जिले कौन से देश को टच कर रहे हैं दोस्तों? पाकिस्तान को। तो उसी प्रकार से बताओ पाकिस्तान की कितनी प्रांतें हैं? जैसे कि राजस्थान में, सॉरी भारत के अंदर कोई राज्य है तो उसे अपन राज्य बोलते हैं। कोई भी जैसे पहले रियासत या कुछ भी होता ना अपने, तो अपन राज्य बोलते हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के अंदर आप जाते तो पाकिस्तान में किसी को भी राज्य या स्टेट नहीं बोलते, वहां पर पाकिस्तान में प्रांत बोलते हैं राज्यों को। और बताओ दोस्तों पाकिस्तान के अंदर टोटल कितनी प्रांतें लगती है अपने राजस्थान के साथ? 2। यानी पाकिस्तान की ध्यान रखना 2 प्रांत है दोस्तों। ऊपर की ओर चलोगे ना तो यहां पर आपकी प्रांत लगती है जिसका नाम है पंजाब प्रांत। अब ये डाउट मत होना कि पंजाब तो सर गुरुजी भारत का मिने भी राज्य, बिल्कुल है। पंजाब प्रांत भारत में भी लगती है और पंजाब प्रांत राजस्थान में भी लगती है। पंजाब प्रांत थी पहले अपने भारत और दोनों जब एक थे ना तब थी। अब पंजाब पाकिस्तान में भी चला गया, आधा हिस्सा आधा इधर आ गया, तो पंजाब पाकिस्तान में भी लगता है और भारत में भी लगता है। और नीचे की तरफ दोस्तों एक प्रांत लगती है यहां पर, और बताओ उस प्रांत का नाम क्या होगा? सिंध प्रांत। 2 प्रांत हैं, ऊपर तो कौन सी है? पंजाब प्रांत, और नीचे कौन सी है? सिंध प्रांत। 2 प्रांतें हो गई पाकिस्तान की। पंजाब प्रांत के कितने जिले टच करेंगे अपने? 3 करेंगे, ठीक है गुरुजी। सिंध प्रांत का कितना करेगा गुरुजी? 6 जिला टच करेगा। यानी 6 जिले तो सिंध के हैं, 3 जिले पंजाब के हैं। दोनों को अगर मिलाते हैं दोस्तों तो पाकिस्तान की 2 प्रांतों की टोटल बताओ कितने जिले सीमा बनाते हैं अपने? तो 9 जिले सीमा बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कि मैंने आपको बताया राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान को टच करते हैं? 4, ठीक है ना। राजस्थान के 4 जिले कौन कौन है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर 210, बीकानेर 168, जैसलमेर 464, बाड़मेर 228। उसी प्रकार से पाकिस्तान की टोटल प्रांतों की संख्या दोस्तों कितनी है? 2। 2 के टोटल जिले कितने हैं? 9। ऊपर बताओ कौन सी प्रांत है? पंजाब। और नीचे कौन सी है? सिंध प्रांत। पंजाब का जिला कितना है? 3। सिंध का कितना है? 6। अब पंजाब के देखना 3 जिले कौन कौन से? पहला तो जिला जिसका नाम है कौन सा? बहावलपुर। बहावलपुर, बहावलपुर, बहावलपुर के बाद में एक जिला जिसका नाम है दोस्तों कौन सा? बहावल नगर। और बहावल नगर के बाद में एक जिला और आता है जिसका नाम है अपने रहीम यार खां। रहीम यार खां बोलोगे, चाहे पहले इसका नाम मीरपुर खास हुआ करता था, मीरपुर खास। रहीम यार खां जिला जो था ना, इसका प्राचीन नाम पहले मीरपुर खास के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान में इसका नया नाम रखा गया है। और इस रहीम यार खां का नया नाम, मीरपुर खास का नया नाम क्या है? रहीम यार खां। यानी कि बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खां बताओ किस प्रांत के है? पंजाब। शॉर्ट अगर आप लोग ध्यान रखने का प्रयत्न करो तो शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना दोस्तों, बाबर।
बाबर है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो मैंने वीडियो बनाया ना, उसमें जो मैंने पहला ही टॉपिक अपने यही पढ़ाया था बाबर का ही, शायद लगा होगा आपको, अच्छा लगा है, अच्छा रेस्पॉन्स आया उसके ऊपर भी। तो ये जो बाबर है ना, बाबर, ये बाबर, बैस से क्या हो गया बहावलपुर, बैस से क्या हो गया बहावल नगर, और रै से क्या हो गया रहीमियार खां। ये बताओ कि आपके कौन सी प्रांत के हैं, पंजाब। फिर दोस्तों अगली प्रांत कौन सी है, सिंध। सिंध का जिला कितना है, 6 जिलों। सबसे पहले जिले का नाम क्या दोस्तों, खेरपुर। खेरपुर के बाद में दोस्तों जिले का नाम क्या है, सुक्कुर। सुक्कुर। सुक्कुर के बाद में दोस्तों जिले का नाम क्या है, संगर। संगर के बाद में जिले का नाम क्या है, गोटकी। गोटकी के बाद में जिले का नाम क्या है, उमरकोट। और उमरकोट के बाद में एक जिला और आता है जिसका नाम क्या है, थारपारकर। ये 6 जिला, खेरपुर, सुक्कुर, संगर, गोटकी, उमरकोट, कोटौर, थारपारकर। ये जो आपके दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि ये जो 6 जिले हैं, ये 6 जिले तो आपको बताओ किस प्रांत में जोड़ोगे, सिंध प्रांत। और बाकी के जो फर्स्ट वाले जो 3 जिले हैं, ये 3 जिले बताओ आप कौन सी प्रांत के जोड़ोगे, पंजाब। सिंध का 6 जिला है, खेरपुर, सुक्कुर, संगर, गोटकी, उमरकोट और थारपारकर। थारपारकर वैसे अपने राजस्थान के अंदर एक गाय की नस्ल भी है, थारपारकर। जब तो देखो नाम कितना लंबा है, थारपारकर, इतनी लंबी की पूंछ होवे, जी की लंबी पूंछ है ना, वहां को लंबो नाम है। थारपारकर देखो कितना लंबो नाम है, थारपारकर, इतो ही लंबो नाम है, उतनी लंबी की पूंछ होवे, अतरी लंबी होवे कि हमारे स्टूडियो में लगा ठेठ 2 किलोमीटर छेटी भी आचार्य हो ना, तो भी ठेठी की पूंछ के पकड़ पकड़ ठेठ 2 किलोमीटर दूरी का मुंडा तक मैं पहुंचाऊं, अतरी लंबी की पूंछ रहे थारपारकर की। तो देखो सिंध प्रांत का 6 जिला, खेरपुर, सुक्कुर, संगर, गोटकी, उमरकोट और थारपारकर। सबसे नजदीक शहर कौन सा है, पाकिस्तान का वह शहर जो राजस्थान की सीमा के सबसे नजदीक लगता है। तो सबसे नजदीक शहर कौन सा है, लाहौर। और सबसे जो दूर शहर लगता है दोस्तों, उस दूर शहर का नाम क्या लगता है अपने, कराची। सबसे नजदीक शहर का नाम क्या है अपने, तो लाहौर। और सबसे दूर का नाम क्या है, कराची। ये दोनों वैसे बड़े नगर भी है, कराची इसकी राजधानी है सिंध की, और लाहौर पंजाब की राजधानी है। लाहौर और कराची, लाहौर कराची, लाहौर और कराची। सबसे दूर तो है लाहौर, नजदीक है लाहौर, दूर है कराची। ये जो आपकी जो सीमा ना दोस्तों, ये आपकी सीमा कहलाती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अंतरराज्यीय सीमा की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ओके साहब, देखो जिलों को रटना नहीं है, सिर्फ मैप के ऊपर ही अगर आप लोग इसे याद करोगे ना, तो ही थोड़ा सा टफ है ये, लेकिन आप इसको पढ़ने की प्रयत्न करना, आराम से आ जाएगा इजी। मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद आपके कोई भी प्रश्न ज्योग्राफी में बाहर जाएगा, जहां तक मेरे को पता है। मेरे पास जितना जो भी है ना ज्योग्राफी में, जितना नॉलेज मेरे पास में है, जितनी मैंने पढ़ा है, सब कुछ, वो सब कुछ मैं आपको दे रहा हूं। देखो मैं कोई एक गाइड वगैरह या मेरे कोई नोट्स वगैरह पढ़ करके मैं सीधा नहीं बना रहा हूं। मैं जो भी मैं चैप्टर पढ़ने का प्रयत्न करता है, यानी जो भी मेरे को वीडियो बनाना पड़ता है ना, उसके लिए मैं पहले 10-15 बुक्स रखता हूं, और उन सभी बुक्स को मैं एक साथ लेके रखता हूं। फिर उस चीज में कौन सी चीज अलग है, उनको एक एक बार तो पहले पढ़ता हूं, फिर उनको बाद में सभी को एक एक बार फिर वापस पढ़ता हूं। फिर मैं उसमें देखता हूं क्या चीज कॉमन है, उसको एक तरफ लिखता हूं। फिर उसमें देखता हूं कि कुछ विशेष क्या है अलग अलग में, फिर उन विशेष चीजों को निकालता हूं। उन विशेष चीजों को ऐड करने के बाद फिर मैं पर्सनल नोट्स बनाता हूं, और वही नोट्स में पढ़ करके फिर मैं आपको पढ़ाता हूं। देखो इतनी मेहनत करने के बाद मैं आपको इतना सार मैं आपको दे पा रहा हूं। तो मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद आपके राजस्थान ज्योग्राफी में कोई भी टॉपिक से कोई भी प्रश्न आपके बाहर जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखा करो आप, और अधिक से अधिक लोगों तक ये शेयर जरूर करा करो, क्योंकि यार हमारी मेहनत लग रही है। इतने हम मेहनत कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग घर पर बैठे हैं ना, तो भी हम घर पर नहीं बैठ करके हम कुछ भी, चाहे हमने कितना क्या किया आपके लिए, तो भी हम यहाँ पर आकर के हम रोजाना आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि लोगों ने तो, सरकार ने बिल्कुल मना कर रखा कि कोरोना के दौरान कोई भी व्यर्थ बाहर ना निकले, तो भी हम इतना कुछ कर करके वीडियो बना रहे हैं। और 2 दिन से वीडियो थोड़ा लेट हुआ था, उसके लिए क्या है ना कि अच्छा सा सेटअप किया था आप लोगों, क्वालिटी थोड़ी मेंटेन करने, क्योंकि शिकायत आ रही थी कि सर वॉइस क्वालिटी सुधारो थोड़ी, और थोड़ा क्लीन भी कराओ। तो उसके लिए क्या है ना, थोड़ा सा हमें टाइम लगा। तो अब आपके लिए निरंतर वीडियो बनता रहेगा। और मैंने आपको पता हो, देखा होगा मेरा वीडियो, मैंने इंडियन हिस्ट्री भी स्टार्ट किया है, तो आपको आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो मैं आपके लिए वो भी निरंतर डालता रहूँगा। और अपने साथ अच्छी अच्छी फैकल्टियाँ भी जुड़ी है, वो आपको निरंतर इसके साथ
आपका अभ्यास करवाती रहेगी, जो बहुत ही जल्द आपको हाईपाई स्टडी के ऑनलाइन मंच पर आपको मिलेगी, बहुत जल्द आपसे रूबरू होगी। बहुत अच्छी फैकल्टी जोड़ी है, कोई ऐसा ही नहीं, कोई काम अगर करना है तो मैंने सोचा है कि बड़ा ही करना है, फैकल्टी जोड़नी है, ऐसे चन्नू मुन्नू फैकल्टी नहीं है ऐसे कोई भी, ठीक है ना। हाई फाई नाम है ना, तो मैं फैकल्टी भी इतनी अच्छी जोड़ूंगा, जब तक किसी भी वीडियो को शूट करने के बाद मैं 2 बार प्रूफ रीडिंग नहीं कर लूंगा, चाहे वो मेरा वीडियो हो चाहे किसी अदर फैकल्टी का, उससे पहले मैं आपको यूट्यूब पर अपलोड नहीं करूंगा और आप तक नहीं पहुंचाऊंगा। तो आप लोग अधिक से अधिक, क्योंकि देखो कुछ चीजें तो कुछ तो होते हैं जो इसी तरीके से मिल जाते हैं, किन्हीं का तो अब अपन कितना भी अच्छा प्रयत्न कर लेना तो कुछ तो कहीं बड़ी तालाब होता तो भी उसमें एक गंदी मछली होती है ना, वो पूरे तालाब को गंदा करने का प्रयत्न करती है। तो कोई तो आपका मनोबल तोड़ने का प्रयास भी करेगा, कोई आपका मनोबल सुधारने का प्रयास भी करेगा। तो हमारे भी जैसे कि कोई पढ़ते हैं, किसी का कमेंट आता है ये वो, कोई ऐसे अनर्गल बातें करता, तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो अगर मेरे 1000 व्यू आ रहे हैं, अगर 1000 जने मेरे को देख रहे हैं, 1000 जनों में से अगर 100 स्टूडेंट भी अगर मुझे बुरा बता रहे हैं ना, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 स्टूडेंट की तरफ मैं नहीं देखूंगा। अगर उनको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या पता वो किसी जलन के कारण मेरे से जल रहे हैं, क्या पता उनको वास्तव में उनको मेरे से भी ज्यादा आता है, या क्या पता उनसे मेरी कोई एलर्जी है या मैंने उनका कोई नुकसान किया है। तो इस कारण से कोई ऐसे होते हैं जो जलने का प्रयत्न करते हैं और अपना मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं। मेरा भी गिराया था बहुत सारे लोगों ने जब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने उनकी तरफ नहीं देखा। और मैं आज भी कहता हूं कि जब तक मेरे वीडियो के ऊपर 2 लोगों की भी पॉजिटिव आने लग जाएंगे, 2 लोगों की सोच भी अगर मेरे प्रति पॉजिटिव होगी और 100 लोगों की सोच अगर नेगेटिव होगी ना, तब तक मैं वीडियो बनाता रहूंगा। जब तक मेरे साथ आप जुड़े हो और जब तक मेरे को लगता रहेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं इससे अगर 2 स्टूडेंट को भी अगर फायदा मिल रहा है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि मैं 2 स्टूडेंट के तो कम से कम काम आ रहा हूं। और क्या पता वो दोनों स्टूडेंट मेरे सिलेक्शन दे जावे और मेरा तो काम हो गया, बाकी और कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं जाता। मेरे को तो क्या है ना कि भाई कि पढ़ाने का शौक है, तो मैं तो आकर के यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। और मेरा बचपन का ही सपना था कि मैं निरंतर जब तक मेरा रहेगा हौसला तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि धीरे धीरे ही कारवा बनता। अचानक से अगर मैं कहता हूं कि भाई कि मैं इतना कर लूं तो कभी नहीं हो पाएगा। तो आप भी निरंतर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना, और जो भी कोई अनर्गल बातें करे या कोई भी ऐसे करे कि यार कि इस पर नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से पढ़ाई किया करो, मस्त रखो। देखो क्योंकि मनोबल अगर आपका गिराने वाले आएंगे ना, तो मनोबल आप अपना गिरा रहे हो ना, अगर माना कि 100% आपको उनको पता लग गया आपके मनोबल गिराने की आदमी टूट चुका है, तो फिर वो आपको ऊपर वाले मन से दो मन होते हैं ना, तो दूसरे वाले मन से आपको वो ऊपर लाने का प्रयत्न करेगा और पहले वाले मन से आपको वापस नीचे धकेलने का प्रयत्न करेगा। यानी टांग खींचने वाला भी वही होगा और टांग को पकड़ के बाहर, ताकि वो आपकी नजरों में वो आपका बहुत अच्छा मित्र कहलाएगा, जबकि आप उसकी तरफ उसके मन में नहीं झांक पा रहे हो कि ये बंदा क्या कर रहा है, आपको गिराने वाला भी यही है। तो आप ऐसे जो अपवादें हुआ करती हैं उन अपवादों की तरफ ध्यान ना दें, ठीक है। जैसे कि मैं भी नहीं दे रहा हूं ध्यान, मेरे को भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, तो मैं भी उस कमेंट को रिमूव कर देता हूं या कुछ भी हाइड वगैरह कर लेता हूं। बाकी लोग ऐसे मनोबल गिराने के लिए बहुत सारे आते हैं, तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक मैं कहता हूं कि जब तक मेरे वीडियो से अगर 2 लोगों को भी अगर फायदा होता रहा, 2 लोगों के भी अगर व्यू आता रहा, तब तक मैं वीडियो बनाता रहूंगा। चाहे उसके लिए मेरे को रोजाना मेरे को 2 घंटे या 3 घंटे जो भी मेरे को लगेंगे, मेरी मेहनत लगेगी। और तब तक अगर ये अभी लॉकडाउन के कारण जो ऑफलाइन बंद है, ऑफलाइन कोचिंग जो बंद है, सभी लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि हम एक से बढ़कर, मैं आप उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सब जितने भी टीचर्स हैं, कोई अलग अलग सब्जेक्ट, कोई हिंदी वाले भी यूट्यूब चैनल बनाया, कोई संस्कृत वालों ने बनाया, कोई करंट जीके वालों ने भी, कोई भारतीय इतिहास, तो मैंने आज उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि कितना अच्छा कर रहे हैं। उनकी सोच को मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ कि वो लोग, आप जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि वो घर बैठे उनके लिए अपने जोड़ने स्टूडेंट को कनेक्टिविटी रखने के लिए इतना अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं रोजाना। आपको पता नहीं होगा कि यूट्यूब स्टार्ट करना कोई मामूली बात नहीं है। स्टार्ट करना मतलब ऐसा नहीं कि यूट्यूब अकाउंट बना करके सीधा वीडियो बना करके अपलोड करना, इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मेरे 3 दिन हो गए मेरे वीडियो अटक चुके थे, तो मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने, जिन अध्यापकों के द्वारा ये प्रयत्न हो रहा है, बहुत सारे इतने भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई कि हमारे स्टूडेंट को अधिक से अधिक फायदा मिले, इसलिए टीचर रात दिन लगे हुए हैं उसके ऊपर। तो उनको उससे कोई मिलने वाला नहीं है, वो बस स्टूडेंट के हित के लिए ही कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि भाई कि खुदा ना खास्ता अगर हमारी तरफ से कोई हो जाए ना, तो इसमें आप कोई टीचर का स्वार्थ मत समझो।
किन्हीं किन्हीं स्टूडेंटों की ये सोच रहती है कि भाई कि वो समझते हैं कि भाई कि इनको ये पैसे मिल रहे होंगे या इनको ये हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा यही प्रयत्न है। बहुत सारों की इस सोच के कारण ही, घटिया सोच के कारण ही लोग अपना मनोबल गिराने के लिए बार बार व्यंग्य उठाते हैं, बार बार वो करते हैं। तो इसके लिए जो है ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और हम तो निरंतर वीडियो बना रहे हैं और हम हमेशा बनाते रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ तो जुड़ने वाले हैं अभी हाई फाई स्टडी के साथ बाहर से भी टीचर जुड़ने वाले हैं। तो मैं उनको इसीलिए जोड़ रहा हूं कि भाई कि कुछ अच्छा कर सके हम, ठीक है ना, और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। और मैं उन टीचर को एक बार वापस सैल्यूट करना चाहता हूं यार, जो कि एक इस लॉकडाउन के दौरान अपना कीमती समय निकाल करके स्टूडेंटों के लिए इतनी अच्छी मेहनत करे, चाहे वो कोई संस्था वाला हो, चाहे वो पर्सनल कोई कोचिंग वाला हो, चाहे कोई अध्यापक हो जो अपना पर्सनल चैनल बना करके, एक बार यार उसको दिल से सैल्यूट करता हूं मैं। और आप लोग भी अपने मन से जरूर रखना, और रियल बता रहा हूँ, सभी अगर किसी के कॉन्टेक्ट में ऐसा ना, तो उसको फुल सपोर्ट करना यार। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप मेरे चैनल पर आए हो तो आप मेरे को प्रमोट करो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मैं ये नहीं कहता हूँ। जहां से आपको सीखने को मिले ना, वहां से सीखो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी से जलस रखनी है या क्या रखना, आराम से सीखा करो यार। क्या रखा है इसमें, कुछ नहीं लेके जाना, ठीक है ना, आराम से खुश रहा करो। और आज का वीडियो अपने इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर अपन राजस्थान का जो अंतर्राज्यीय सीमा थी उस अंतर्राज्यीय सीमा को पूरा करेंगे। अभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ ली है, फिर अपन अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ेंगे, और फिर अपना राजस्थान का सामान्य परिचय के अंदर लगभग अपना पूरा हो जाएगा। उसके बाद में एक वीडियो तो अंतर्राज्यीय सीमा का बनेगा, फिर एक वीडियो बनेगा जिसके अंदर अपन कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है, जिसमें बड़े जिले कौन कौन से हैं, क्षेत्रफल वगैरह कितना क्या है, कहाँ से लिया गया क्षेत्रफल क्या है, वो अपन उस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। फिर अपना राजस्थान का सामान्य परिचय हो जाएगा। फिर मैं सोच रहा हूँ कि आपके ऐसा करेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी के भी स्टार्ट करेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी। जैसे कोई कांस्टेबल जो विद्यार्थी मेरे से पुराना विद्यार्थी जो पढ़ चुका है, उस विद्यार्थी ने अगर राजस्थान जीके पढ़ा था तो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो राजस्थान जीके जैसे पढ़ लिया तो वो वीडियो नहीं देख पा रहा है, तो वो बोल रहा है कि सर मेरे को इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो मैं बीच बीच में राजस्थान को तो कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि आरपीएससी लगभग जैसे कि रीट, पटवार, कांस्टेबल, इसमें क्या है ना, राजस्थान जीके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका तो रोजाना आपको वीडियो मिलेगा, लेकिन साथ में कभी कभी आपको इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसका पार्ट छोटा लगेगा मेरा, जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट छोटा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की लगभग 20 या 30 क्लासों के अंदर अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ पहले अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी कभी कभी एक दिन छोड़ करके एक दिन में आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी वीडियो ले आऊंगा, ताकि आपके वो भी आपके चलता रहेगा। फिर जैसे ही अपने राजस्थान ज्योग्राफी का पूरा पार्ट खत्म हुआ, फिर मैं आपके इंडियन ज्योग्राफी वापस स्टार्ट करता। और रियल बता रहा हूँ, चाहे रीट सितंबर में हो, चाहे अक्टूबर में हो, चाहे दिसंबर में हो, जब तक रीट होगी ना, उससे पहले मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। बस आपको साथ बने रहना और जितना हो सके उतना फुल सपोर्ट करना है, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, ठीक है ना, ओके।